अमेरिका में 3 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक, डाउ जोन्स 0.25% गिरा, नैस्डैक 1% फिसला। एशिया में भी कमजोर शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.25% नीचे। ब्रुसेल्स में लगा सभी 28 यूरोपियन यूनियन देशों का जमावड़ा। ब्रिटेन के यूं में रहने या बाहर जाने पर सभी की नजर। फ्रेंच पीएम ने कहा ब्रिटेन का यूनियन छोड़ना होगा, यूरोप के लिए झटका। अमेरिका में भंडार बढ़ने से कच्चे तेल पर दबाव बढ़ा, ब्रेंट क्रूड गिरकर $34 प्रति बैरल के करीब पहुंचा। शेयर बाजारों और क्रूड में गिरावट से सोने में उछाल, 2% तक की तेजी। कॉमिक्स पर भाव $1200 के पार निकला। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सीपीएम ने किया कांग्रेस से गठबंधन, पार्टी ने कहा लोकतांत्रिक और सेकुलर ताकतों का लेंगे सहारा। और जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और नजर रहने वाली है कि हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन आज कैसा रहता है। आप देखिए, 4 में से 3 ट्रेडिंग सेशन आशीष भारतीय बाजारों के लिए बेहतरीन रहे हैं। इस हफ्ते 3% की तेजी देखने को मिली है, इस महीने 5% की तेजी देखने को मिली है। तो हफ्ते का अंत अच्छे नोट पर हो, कम से कम बुल्स यही चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, ग्लोबल संकेत आज अच्छे नहीं दिख रहे हैं आशीष। यूएस के मार्केट 3 दिनों की जबरदस्त रैली के बाद थोड़े से दबाव में कारोबार करते हुए नजर आए, और वहीं से यूरोप ने भी संकेत लिए, वहां पर भी कुछ रनअवे रैली नहीं देखने को मिली। और कच्चा तेल भी देखिए थोड़ा सा फिसलता हुआ दिख रहा है ऊपरी स्तरों से, वहां पर भी एक अच्छा मूव इस हफ्ते देखने को मिला है। इन सब पर बात करेंगे आज, आपके लिए ट्रेडिंग रणनीति बनाएंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है। यहाँ प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन आशीष, आप देखिए, एफआईआई की तरफ से जो है वो बिकवाली का जो सिलसिला है ना, वो लगातार अभी भी बरकरार है, और ये बात अभी भी बुल्स के दिल में कहीं ना कहीं पीछे की ओर छुपी हुई है। ये फैक्ट है। ऑन द फेस अगर आप देखेंगे तो कल तो कैश मार्केट पे खरीदारी का आंकड़ा आपको नजर आएगा, और खरीदारी अच्छी खासी नजर आएगी, 419 करोड़ रुपए के आसपास की। पर जैसे हेमंत हाईलाइट कर रहे हैं, कल ध्यान रखें, आपको याद होगा मैक्स इंडिया में एक 9.5-10% का स्टेक सेल हुआ था, केकेआर ने खरीदा था, एफआई विंडो के जरिए हुआ था। उसे एडजस्ट कर दे तो शायद आपको एक बिकवाली का आंकड़ा नजर आएगा 530 करोड़ रुपए का। पर हेमंत, नेट तो हिंदुस्तान के बाजार में पैसा आया है, तो उसे मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा, और वाकई पैसा आया है। और पिछले कुछ दिनों से ऑफ लेट एफआईआईज की सेलिंग थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, वायदा बाजार में जो डेटा है वो लगातार पॉजिटिव हो रहा है, खरीदारी करने के आंकड़े आ रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स ले लीजिए, कल इंडेक्स फ्यूचर्स में 440 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग, स्टॉक फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट 690 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग होती हुई नजर आई है। तो वायदा बाजार के आंकड़े, एफआईआईज के आंकड़े इतने कंसर्निंग नहीं है। मुझे लगता है हालात कुछ हद तक सुधरते हुए आपको नजर आएंगे उस फ्रंट पे एटलीस्ट। चलिए, अगर आप वो लेकिन डील को हटा दें जो 950 करोड़ रुपए की है, मैक्स की डील और केकेआर की डील, तो उसको हटा के देखेंगे तो एफआईआईज का नंबर नेगेटिव ही है। वैसे ऑन द फेस ऑफ इट आपको जरूर पॉजिटिव आंकड़ा दिख रहा है। चलिए, एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे पूछते हैं वो कैसे ट्रेड करेंगे भारतीय बाजारों को। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए, क्या लग रहा है, जो मोमेंटम है जो 2 दिनों से बना हुआ है, वो क्या कंटिन्यू रह सकता है? अगले हफ्ते की एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकते हैं, और कहां तक जा सकता है बाजार फिर? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। हेमंत जी, मेरा ऐसा मानना है मार्केट्स में एज ऑफ नाउ जो गिरावट है वो लिमिटेड है, और मेरे को ऐसा लगता है जैसे आपने बोला अगले सप्ताह मार्केट कहां जा सकता है। मुझे लगता है एक्सपायरी डेफिनेटली 70 to 100 के ऊपर हमें देखने को मिलेगी, और जो ये नीचे से जो एक रैली बनी है, छोटी मोटी करेक्शंस आएंगी, बट मुझे लगता है निफ्टी ऊपर में 70 to 77 तक की रैली दिखा सकता है। नीचे में 7050 एक सपोर्ट है, बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट है। एंड हेमंत जी, वन मोर थिंग, अगर निफ्टी अब ऊपर में 7215 के लेवल्स के ऊपर निकलेगा तो काफी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। गिरावट पे खरीदना चाहिए। 7215 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। सिमिलर चीज बैंक निफ्टी के साथ है, नीचे में 14100 एक सपोर्ट है, ऊपर में 14500 एक रेजिस्टेंस है, और चांसेस ऊपर में रेजिस्टेंस जो है 14500 के, उसके टूटने के ज्यादा लगते हैं इस एक्सपायरी के अंदर। ओके, वैसे भी वायदा बाजार में जिस तरह के आंकड़े हैं, अगर इस तरह में अगले हफ्ते ध्यान रखें, जो हेमंत भी हाईलाइट करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ता है। क्यों है? एक तो फरवरी सीरीज की एक्सपायरी होनी है, उसके बाद वो बजट रिलेटेड मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो रेलवे बजट गुरुवार को, इकोनॉमिक सर्वे फ्राइडे को, और उसके बाद अगले के अगले हफ्ते सोमवार को यूनियन बजट आना है। तो उससे पहले का पूरा एडजस्टमेंट आपको अगले हफ्ते होता हुआ नजर आएगा। और इस समय वायदा बाजार में आपको नजर आएगा 7000 के फुट पे सबसे तगड़ा बिल्डअप,
और 7,300 7,400 के कॉल्स पे। तो ये ब्रॉडर रेंज है 7,000 से 7,300 या 7,400 के आसपास की। लेकिन हेमंत दिक्कत की बात है वो 7,200 7,250 के आसपास जो कंजेशन जोन है जहां पे हमेशा आके अटकते हैं, वो तो राकेश और प्रकाश अगर मदद कर दें तो शायद वो कंजेशन जोन के बाहर जाए तो शायद एक खरीदारी देखने को मिलेगी। लेकिन प्रकाश, आपकी रीडिंग क्या है? आज का सेशन कैसा रह सकता है? बाजार की चाल, बाजार का मोमेंटम आप कैसे पकड़ रहे हैं? और मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये जानना है कि अगला हफ्ता बजट से पहले का होगा तो वहां पे मूवमेंट किस तरह का रहने वाला है? अच्छा, मेरे हिसाब से जो वॉलेटिलिटी है, हम देखते आए हैं कि जो हमने बॉटम अभी जो बनाया था 68-70 के आसपास, उसके बाद वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रही है, जबकि ग्लोबल मार्केट्स में काफी हद तक एक जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम सा बनता हुआ दिख रहा है। चाइना की करेंसी को लेकर अगर आप देखें, क्रूड को लेकर देखें, और इवन यूएस में जो यूएस फेड रेट की जो हाइक आनी थी, जो एक दूसरा इंक्रीज का जो एक्सपेक्टेशन था, वो भी अब डेफर होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स से जो संकेत है वो मुझे नहीं लगता बहुत डिस्टर्बिंग है। हालांकि यहाँ पे डोमेस्टिक उसमें क्यूज हमारे जो है वो बजट के साथ जैसे जैसे हम नजदीक आएंगे वैसे बजट से इंडिकेशन मिलने लगेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इस एक्सपायरी में आपको शायद 7400 के ऊपर मार्केट दिखे। आज का सेशन स्टार्ट बेशक नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाते जाते ये पॉजिटिव भी हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये रहा है, लेकिन सबकी नजर बनी रहेगी कि बजट से पहले कौन से वो सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जहां पर मूव बनेगा और वहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। आपको एक और इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं, आज देखिए बैंक्स बंद हैं तो रुपए की तरफ से कोई संकेत आपको यहां नहीं मिलेंगे। करेंसी मार्केट आज बंद है। प्रकाश, ये बताइए कि अगर आपको कोई शेयर खरीदना हो बजट के लिहाज से, देखिए कल भी हमने देखा था इरिगेशन सेक्टर में मूवमेंट आया, चीनी सेक्टर में मूवमेंट आया, कुछ और छोटे छोटे सेक्टर्स थे, पॉकेट्स थे जहां पर तेजी बनने लगी। अगर बजट के लिहाज से ही कोई एक ट्रेड लेना हो तो वो कौन सा होगा? बजट में बहुत वाइड रेंजिंग चीजें आती हैं, इम्प्लीकेशंस कई हो सकते हैं, लेकिन अगर एग्री सेक्टर पे ही फोकस करें और जो मोदी साहब ने कल जो बयान दिया है उसके बाद से एक झलक ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं सरकार प्रोडक्टिविटी इंक्रीज पे फोकस करेगी कि एग्री सेक्टर में कैसे इंप्रूव हो। उस लिहाज से अगर आप देखें, लोग ऑफकोर्स जैन इरिगेशन का नाम सबसे पहले आ जाता है और हमने ओपन इंटरेस्ट में बढ़त भी अच्छी खासी देख ली है उसमें, लेकिन एक छोटी सी कंपनी है ईपीसी इंडस्ट्री करके, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस इसका अब होना शुरू हुआ है, लॉस मेकिंग से ये प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गई है और महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, लोगों को ये शायद पता भी नहीं रहता। बट मुझे लगता है कि इस टाइप की कंपनी जो जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन रीच भी है और जहां प्रोडक्ट स्ट्रेंथ है इनकी, ये लोगों तक पहुंचा सकेंगे अपना जो प्रोडक्ट है, और कहीं ना कहीं इस पर कोई इंप्रूवमेंट सब्सिडी में या प्राइसिंग में लेके अगर आता है तो मुझे लगता है इस कंपनी को काफी फायदा हो सकता है। ओके, तो ईपीसी इंडस्ट्रीज जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टेबल्स है, इस काउंटर पे फोकस बना के रखें, अच्छे मूव, अच्छा फायदा हो सकता है, तो एक प्रिफर्ड बेट प्रकाश दीवान की। लेकिन राकेश, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं आज के लिए? देखिए आशीष जी, पहला स्टॉक रहेगा गोकुलदास एक्सपोर्ट का। काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, मोमेंटम इंडिकेटर्स में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी सपोर्टिव है। मेरा ऐसा मानना है 53 के स्टॉप लॉस के साथ गोकुलदास एक्सपोर्ट को खरीदना चाहिए 68 के टारगेट के लिए। एंड दूसरा आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है कि टू व्हीलर स्पेस पर नजर रखनी चाहिए। अगर आप देखें जो निफ्टी की जर्नी थी 7000 के नीचे की, उसमें टू व्हीलर स्पेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा और इनफैक्ट कल के सत्र में टू व्हीलर काउंटर्स में हीरो मोटर कॉर्प और बजाज ऑटो, इन दोनों के अंदर एक ऊपर के ब्रेकआउट देखने को मिले। दोनों में बाइंग की राय होगी। हीरो मोटर कॉर्प में 2600 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, 2560 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 2700 के टारगेट के लिए हीरो मोटर कॉर्प को खरीदना चाहिए। और बजाज ऑटो के अंदर देखें तो 2400 के ऊपर कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, 2340 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 2480 के टारगेट के लिए बजाज ऑटो को खरीदना चाहिए। तो हीरो मोटर कॉर्प, बजाज ऑटो, गोकुलदास एक्सपोर्ट, ये तीन ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर बुलिश हैं राकेश चार्ट्स के हिसाब से, और प्रकाश को पसंद है बजट के लिहाज से ईपीसी इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ पिक्स हुई हमारे दोनों ही एक्सपर्ट की, लेकिन आपको बता दें कि निफ्टी पर आज 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय निकल कर आ रही है। rajatbose.com के रजत बोस निफ्टी में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। जी हां, वो कह रहे हैं कि 7110 तक निकल सकता है, निफ्टी यहां तक पहुंच सकता है, 7250 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। वहीं कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च के विवेक गुप्ता, उनका मानना है निफ्टी में आप खरीदारी करके चलें, 7210 से 7270 के टारगेट्स, और इस ट्रेड में आपको 7080 के लेवल्स के आसपास अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा। यूनियन एडवाइजर्स के अनुज दीक्षित निफ्टी में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं 7300 से 7360 तक का, 7130 का स्टॉप लॉस भी रखने की बात उन्होंने कही।
बोनांजा पोर्टफोलियो के पुनीत किंद्रा जी का मानना है कि निफ्टी में आप बिकवाली करके चलें। 7140 से 7120 के टारगेट्स और 7250 पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। मलकान के विशाल मलकान निफ्टी में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं और उनका टारगेट है 7270 का, स्टॉप लॉस दे रहे हैं वो 7150 का। तो साफ तौर पर 3 राय जो आई हैं वो खरीदारी करने की हैं, 2 राय बिकवाली करने की। पुनीत किंद्रा और रजत बोस कह रहे हैं कि यहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ये तो हुई टॉप 5 एक्सपर्ट्स की बात निफ्टी पर, लेकिन टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं जो आज आपके रडार पर होने चाहिए और उसके ऊपर राय भी लेकर आएंगे प्रकाश और राकेश। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त है वो टॉप 5 शेयर जानने का जिनमें खबरों के दम पर दिखेगा जो। स्पाइसजेट पर रखिए नजर। यहां पर अच्छी खबर आती हुई कि जनवरी में जो यात्रियों की संख्या है वो काफी ज्यादा रही है। रिकॉर्ड लोड फैक्टर इन्होंने क्लॉक किया है 92% का। तो अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर इस एयरलाइन ने दिखाया तो जनवरी में दिखाया है। गायत्री प्रोजेक्ट्स को रडार पर रखें, पॉजिटिव खबर इस कंपनी के लिए। गायत्री प्रोजेक्ट्स ने 570 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए करार किया है। तेलंगाना पावर के साथ ये 8 साल के लिए इस कंपनी का करार हुआ है। फोर्टिस हेल्थकेयर के शेयर पर भी नजर रखिए। आपको याद होगा फोर्टिस हेल्थकेयर लगातार विदेश में अपनी सब्सिडीज को बेच रही थी कर्ज को घटाने के ऊपर, इसका फोकस था। और अब यहां पर खबर आती हुई कि SRL डायग्नोस्टिक्स में भी हिस्सेदारी बेच रही है और 2 प्राइवेट इक्विटी कंपनियां हैं, बेन कैपिटल और बेरिंग कैपिटल, इनको ये हिस्सेदारी बेच सकती है। तो कर्ज को घटाने में एक और कदम अगर ये डील हो जाती है। श्रीराम EPC और इस कंपनी में आज अच्छी हरकत शायद आपको देखने को मिले, क्योंकि इस कंपनी ने घोषणा करी है कि इसको 430 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। अतुल लिमिटेड के ऊपर भी नजर रखिए। एक छोटा सा ही सही लेकिन एक्विजिशन इन्होंने किया है। 49% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है, करीब करीब 80 लाख रुपए में। देखना होगा इस एक्विजिशन से इस कंपनी को किस तरह की सिनर्जीज मिलती है। चलिए और इन 5 टॉप स्टॉक्स पर अब राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। प्रकाश और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राय सबसे पहले प्रकाश आपसे लेना चाहूंगा स्पाइस जेट के ऊपर। 92% का लोड फैक्टर रहा है जनवरी में, बड़ी पॉजिटिव खबर दिख रही है। कच्चा तेल भी थोड़ा सा कमजोर हुआ है कल के हाई से। ये बताइए स्पाइस जेट में क्या तेजी करनी चाहिए इन खबरों के दम पर? आज तो डेफिनेटली स्टॉक तेज रहेगा क्योंकि सेंटिमेंटली काफी पॉजिटिव न्यूज है। पर एक चीज याद रखिएगा कि स्पाइस जेट बाकी एयरलाइंस के तुलना में सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स और जो जिसको कहते हैं इंसेंटिव्स हैं वो चैनल्स को अपना देता है। आपने देखा होगा कई बार इन्होंने अनाउंस किए हैं अपनी डिस्काउंटेड स्कीम और उस लिहाज से इनका जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो बढ़ा भी रहा है। तो जेट एयरवेज अगर इस टाइप का परफॉर्मेंस ला सकता है तो मुझे लगता है वो बेहतरीन स्टॉक रहेगा, जो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और रियलाइजेशन उसके थोड़े से ज्यादा हाई रहते हैं। तो स्पाइस की जगह अभी भी मेरी पसंद जो है एविएशन स्टॉक में जेट पे रहेगी। और जेट एयरवेज तो वैसे भी आज खबरों में है, कहा जा रहा है वो दुबई के लिए जो हब हो गया इस कंपनी के लिए, वो दिल्ली और मुंबई से फ्लाइट ऑपरेशंस बढ़ाने की बात है। अगले महीने से उसकी शुरुआत हो जाएगी, ऑपरेशन ज्यादा होंगे और साथ साथ कहा जा रहा है एतिहाद शायद जेट एयरवेज में जो अपना मौजूदा स्टेक है वो बढ़ा सकता है, क्योंकि अब वो स्टेक जो बढ़ाने का सिलसिला है 49% तक ऑटोमेटिक रूट से होता है, तो FIPB की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये स्टॉक शायद वैसे भी आज हरकत में है। तो एविएशन पैक में स्पाइस जेट और जेट एयरवेज पे आप फोकस बना के लेकिन राकेश गायत्री प्रोजेक्ट्स जहां पे करार हुआ है, चार्ट्स पे क्या कहता है सर ये स्टॉक? आशीष जी चार्ट्स देखें तो चार्ट्स इतने खराब नहीं है। स्टॉक के ऊपर से करेक्शन जरूर देखने को मिली है, बट निचले स्तरों पर 500 रुपए के अराउंड स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है। कल भी स्टॉक ने एक रैली दिखाई दी, 543 के अराउंड स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 550 स्टॉक का एक इमीडिएट हर्डल है। अगर ये स्टॉक डिसाइसिवली इस खबर के चलते 550 के ऊपर निकलता है तब इस स्टॉक के अंदर ऊपर में 600-605 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। प्रकाश इलाहाबाद बैंक इसको कैसे आप अप्रोच कर रहे हैं? आप देखिए क्रिसिल ने बैंक के जो बॉन्ड्स हैं उसको दरअसल डाउनग्रेड किया है। पहले रेटिंग थी AA+, अब कर दिए AA। इलाहाबाद बैंक क्या दबाव में रह सकता है? और PSU बैंक्स के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या यहां पर और प्रेशर देखने को मिलेगा और इस स्पेस को अवॉइड करना चाहिए करेक्शन के बाद, या आपको लगता है कि खरीदारी करने के मौके दे रहे हैं इसमें से कुछ बैंक्स?
इसमें लोगों को कई बार ये चीज का एहसास होता है कि कई अच्छे अच्छे बैंक्स हैं, इतने नीचे के स्तरों पे मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इस सारे समूह को देखें तो जो करेक्शन आना है इसमें मेरे हिसाब से ये टाइम करेक्शन ज्यादा आएगा। यहां से हो सकता है प्राइस ज्यादा गिरे नहीं। ऑफकोर्स इलाहाबाद बैंक की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली पीएसयू बैंक की बात कर रहा हूं। जो दबाव स्ट्रेस एनपीए को लेके है और उनके जो क्लीन अप को लेके है वो अभी भी बना रहेगा। मार्च के 31 मार्च की भी बैलेंस शीट पे ये असर आपको दिखेगा। प्रोविजनिंग अभी भी कईयों की बाकी है और उस लिहाज से जो अप्रैल मई जून का क्वार्टर है वहां कहीं आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, विच मीन्स जब नंबर्स जुलाई में आते हैं या अगस्त में आते हैं तब इसमें कोई थोड़ी बहुत एक्टिविटी दिख सकती है पॉजिटिव। तब तक कि इस सारे क्षेत्र को अगर अवॉइड करें तो आप कहीं आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो ये एक अच्छा लंबा टाइम करेक्शन इसमें बाकी है। ओके, तो पीएसयू बैंक्स को अवॉइड करें। अभी आपने प्राइस वाइज करेक्शन देखा, यानी कि स्टॉक्स के भाव तो बहुत तगड़े गिर चुके हैं, लेकिन अभी शायद ये समय स्पेंड करें लोअर लेवल्स के आसपास, तो टाइम वाइज करेक्शन है वो अभी भी बचा हुआ है। लेकिन चलिए, सीएनबीसी आवाज पर आ गया है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाएं चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का अनोखा मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। एडवाइजर्स को इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी में ट्रेडिंग के सुपरहिट कॉल देनी होगी। हर कैटेगरी में रोजाना इनाम के तौर पर सोने के सिक्के भी मिलेंगे। इसके लिए www.advisorymandi.com पर जाकर रजिस्टर करना होगा। पहला सीजन 21 अप्रैल से 22 जुलाई तक चलेगा। खास बात यह है कि इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कोई फीस नहीं है। साफ तौर पर आशीष, मैं देख रहा था कि एक मर्सिडीज कार नहीं मिलने वाली है, हर कैटेगरी में मर्सिडीज कार मिलने वाली है। यानी इक्विटी में एक गाड़ी मिलेगी, करेंसी में एक मर्सिडीज गाड़ी मिलेगी और सीजन के रोज एक सोने का कमोडिटी में, जी हाँ, और सोने का सिक्का भी मिलेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है और ये चैंपियनशिप के ऊपर सबकी नजर रहने वाली है। तो सीएनबीसी आवाज पर ही हो रही है ये चैंपियनशिप एक्सक्लूसिवली 21 अप्रैल से 22 जुलाई। देखना ना भूलिएगा। और आपको बता दूं, आपको यहां पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कराना है। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं या फिर रिसर्च एनालिस्ट भी हैं तो भी आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और उसके बाद आपको पोस्ट करने होंगे अपने कॉल्स। एक लॉगिन आईडी आपको दिया जाएगा, पासवर्ड दिया जाएगा और आपके कॉल्स को एक सॉफ्टवेयर एनालाइज करेगा और जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा उसको अंत में ये चमचमाती हुई नई मर्सिडीज गाड़ी भी दी जाएगी। चलिए, इस मुकाबले पर तो हमारी नजर रहने वाली है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी काफी सारे शेयर हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र इस हिस्ट्री दिखा रहा है कि शायद हल्की नरमी के साथ आज हमारे मार्केट्स की ओपनिंग होगी, लेकिन इस समय हम फोकस कर रहे हैं तमाम वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पर, उन स्टॉक्स जहां पे खबरें आई हैं आज रणनीति क्या बनाई जाए। प्रकाश, एक स्टॉक है फोर्टिस हेल्थ केयर। अब इस कंपनी को लेकर खबरें आ रही कि जो एसआरएल डायग्नोस्टिक्स इसने एक्वायर करी थी उसमें शायद एक कंट्रोलिंग स्टेक ये कंपनी बेचती हुई नजर आएगी। और इनफैक्ट खबरें यहां तक हैं कि बेरिंग्स के साथ, कैपिटल इंटरनेशनल, बेन कैपिटल्स के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है तमाम प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के साथ। फोर्टिस हेल्थ केयर एक टर्नराउंड की तरफ मूव तो कर रहा है, लॉसेस रिड्यूस हुए, लेकिन क्या फंडामेंटली कॉल बनता है रखने का पोर्टफोलियो में खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप हॉस्पिटल क्षेत्र में देखें जो बाकी की कंपनीज हैं, अपोलो ऑफ कोर्स काफी पुरानी और बड़ी कंपनी होने की वजह से प्रॉफिटेबल रही है, बट जो फोर्टिस के अलग अलग यूनिट्स थे और जो कंसोलिडेशन उन्होंने किया है, मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा आगे चल के वैल्यूएशन वाइज रीजनेबल लगेगा। बाकी के वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच्ड है, इंक्लूडिंग जो नया अभी आपका नारायण रुद्रालय का जो लिस्टिंग हुआ है वो भी काफी महंगा पड़ता है। लेकिन एसआरएल के जो डाइल्यूशन की वजह से ये बात जो आप कर रहे हैं, इसमें हो सकता है कि अगर ये प्राइवेट इक्विटी के थ्रू जरिए ना भी हो तो आईपीओ लाना भी संभव है इनके लिए, क्योंकि डॉक्टर पार्थ लाल लैब्स जो आई थी उसके इशू के परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगता कि एसआरएल को कोई दिक्कत आएगी पैसा रेज करने में। सो इट्स अ विन विन फॉर फोर्टिस और वैल्यूएशन वाइज सबसे रीजनेबल है ये सारे 5-6 स्टॉक्स जो इस क्षेत्र के हैं। बिल्कुल, तो वैल्यूएशन सस्ते हैं और जिस तरह से कंपनी कामकाज कर रही है डेट को कम करने के लिए, ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन श्रीराम ईपीसी, इस पर एक राय लेना चाहता हूं। चार्ट्स पर राकेश बताइए कैसा लगता है? 430 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर इनको मिला। आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे ऑर्डर्स के दम पर शेयरों में अच्छा मूव आता है। क्या इसके चार्ट्स भी इस तरह के लग रहे हैं, मूव देंगे या फिर ऊपर खुलेंगे जरूर लेकिन उसके बाद बिकवाली आ जाएगी? कैसे लगते हैं चार्ट्स आपको?
देखिए हेमंत, चार्ट तो अच्छे नहीं है नीचे में। स्टॉक ने बस पॉजिटिव चीज ये है कि 24 रुपीज 50 पैसा स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। स्टॉक उन्हीं लेवल्स के आसपास चल रहा है और अगर ये स्टॉक नीचे में 24 रुपीज 50 पैसा के नीचे डिसेसिवली लेवल्स टूटता है तो नीचे में एक अनचार्टेड टेरिटरी में जाएगा, तब एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और ऊपर में देखें 27 रुपए 28 रुपए एक रेजिस्टेंस है, अगर 27-28 रुपए के ऊपर निकलता है तब इस स्टॉक के अंदर एक रैली देखने को मिल सकती है। एल्स स्टॉक का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो ये दर्शाता है कि उछाल पे पॉजिटिव खबर अगर कोई आती है, कोई उछाल आता है तो निकलना चाहिए। ओके, चलिए एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको वायदा बाजार में कमाई के मौके बताएंगे। हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका साहब। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। और इससे पहले हम नितिन मुरारका से पूछें कि एफएनओ में आज वो क्या रणनीति बनाना चाहेंगे। प्रकाश दीवान, राकेश बंसल तो हमारे साथ बने हुए ही हैं। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, शेयर बाजार में अगर आप देखें तो सीएनबीसी आवाज की बादशाहत जी हां कायम है। और आप देखिए मार्केट आवर्स के दौरान 74% दर्शक सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज ही देखते हैं। और अगर आप देखें अपने प्रतिद्वंदी चैनल से 3 गुना ज्यादा बड़ा है सीएनबीसी आवाज। ईटी नाउ से अगर आप देखें तो 953 गुना बड़ा है सीएनबीसी आवाज। और सीएनबीसी आवाज ऐसा नहीं आशीष की एक ही हफ्ते की या महीने की हम आपको टीआरपी बता रहे हैं। आप देखिए पूरा महीना 4 हफ्तों से लगातार 74% का मार्केट शेयर बनाना, मेंटेन करना, ये बड़ी बात है। और इसकी जो बधाई है वो हम सीएनबीसी आवाज के उन तमाम दर्शकों को देना चाहेंगे जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 11 सालों से लगातार हमें पसंद कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने हमें बनाया है देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। चलिए, तो सीएनबीसी आवाज की बादशाहत बरकरार और आप सबका धन्यवाद। इनफैक्ट हमारे तीनों गेस्ट जो बैठे हैं और आप सब जो देख रहे हैं, आप सबका धन्यवाद। और हेमंत, आपको भी कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगा नितिन मुरारका जी से। नितिन जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। सर, वायदा बाजार के आंकड़े पिछले कुछ दिनों से कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी हमने देखा था इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ खरीदारी होती हुई। क्या कुछ कंफर्ट मिल रहा है अब? देखिए आशीष, कंफर्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा कंफर्ट मिल रहा है। मैं डेटा डिस्कस करता हूं। इनफैक्ट 6 दिन बजट के बचे हुए हैं और अगर मार्केट का डेटा एनालाइज करेंगे तो मुझे लग रहा है कि बाजार ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है डेटा के हिसाब से। अब सबसे पहले कल का अगर आप जो मेन एफआईज का डेटा में आते हैं तो कल एफआईज की तरफ से इंडेक्स में 442 करोड़ की बाइंग थी। अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो करीब 6 लाख निफ्टी में बाई हुई। उसके बाद अगर आप ऑप्शंस के डेटा में आए तो करीब 774-75 करोड़ के सेल फिगर है। इसमें यह देखा गया जो कैलकुलेशन है वो 9 लाख कॉल में बाइंग हुई है और 18 लाख पुट में सेलिंग हुई है। इसलिए आपको ये नेट सेल फिगर दिख रही है क्योंकि पुटों में सेलिंग हुई है। यानी कि कल के डेटा में यह है कि निफ्टी में बाई हुआ, कॉल में बाइंग है और पुट में सेलिंग है, जो एक पॉजिटिव डेटा है। अगर आप लास्ट 4 दिनों का डेटा देखेंगे, लास्ट 4 दिनों से मंडे से थर्सडे तक बाजार बिल्कुल कंसोलिडेट कर रही है और ऊपर की तरफ मूव कर रही है। इन 4 दिनों में एफआईज की तरफ से करीब 2200 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है और निफ्टी में 31 लाख शेयर्स की बाइंग की गई है, 10 लाख कॉलों में बाइंग हुई है और 40 लाख पुट बेची गई है। वो भी एक तरीके से काफी पॉजिटिव डेटा है। तो फ्लो फंड यहाँ पे एक पॉजिटिव मिला। इसके बाद आप अगर निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट में आएंगे तो वहां पे काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि आज से 3-4 दिन पहले 11 और 12 तारीख को जब निफ्टी लो बना रही थी करीब 7000 के आसपास, उस समय हम लोगों ने हेवी ओपन इंटरेस्ट देखा। 11 और 12 तारीख को करीब 26 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वीकली सपोर्ट पे अगर काफी तेजी से ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है और वहां से निफ्टी बाउंस कर रही है, इसका मतलब ये है कि वहां पे बाइंग की गई है। और इनफैक्ट अगर आप एफआईज का ओपन इंटरेस्ट ट्रैक करेंगे तो 11, 12, 13 के बीच में काफी तेजी से ओपन इंटरेस्ट उनका भी इंक्रीज हुआ, यानी उन्होंने बाई किया। इसके बाद अगर आप और ओपन इंटरेस्ट में जाते हैं तो कल के दिन में करंट मंथ में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा 5.5 लाख, बट नेक्स्ट मंथ में बढ़ा 7.5 लाख, यानी 13-14 लाख ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। अभी भी एक्सपायरी में 4-5 दिन बाकी है, फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में ओपन इंटरेस्ट काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि करंट मंथ में जो शॉर्ट पोजीशन बनाई गई थी वो काट करके नेक्स्ट मंथ में बाय के तरफ रोल ओवर्स की जा रही है।
इसके अलावा अगर आप ऑप्शंस में डेटा आएंगे, ऑप्शंस के डेटा में, तो वहां पे काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे मिला कि नेक्स्ट मंथ की जो ऑप्शंस है वहां पे 7200 से लेकर 7700 की जितनी भी कॉल ऑप्शंस है, सब में 2 से 3 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ कॉल्स में। अब बजट के 6 दिन पहले अगर आप लॉजिक लगाएं तो कोई भी आदमी वहां पे वो कॉल्स को नहीं बेची जाएगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है वो कॉल्स बाई की गई है और स्ट्रॉन्गर हैंड्स की तरफ से बाइंग हुई है, क्योंकि 7200 से 7700 की सारी कॉल में 15-16 लाख नेक्स्ट मंथ में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और नेक्स्ट मंथ में बजट है, तो यहाँ पे राइटिंग का कोई सवाल नहीं होता है। तो अगर सारी समरी में मिलाऊं तो मुझे लग रहा है कि पूरा सेटअप तैयार है तेजी के लिए, नेगेटिव डेटा कोई भी नहीं है। यहां से अगर बाजार कल का लो है वो 7100 एक तरीके से आप सपोर्ट मान लीजिए, अगर वो नहीं टूटता है तो हम लोग 74-75 की तरफ मूव कर सकते हैं। चलिए, तो ध्यान बना दिया सर, तेजी का ही रखना चाहिए, ये राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। ये बताइए, कल भी हमने देखा था बैंक निफ्टी ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू किया था, उससे पहले अंडर परफॉर्म कर रहा था, क्या बैंक निफ्टी में भी तेजी करनी चाहिए नितिन? देखिए हेमंत, बैंक निफ्टी में डेटा उतना पॉजिटिव नहीं है जितना निफ्टी में है, बट यहाँ पे नेगेटिव डेटा एटलीस्ट नहीं है। यहाँ पे फ्यूचर्स में क्या हुआ कि 2-3 दिन में थोड़े ओपन इंटरेस्ट कम हुए। कल पहली बार हम लोगों ने बैंक निफ्टी में 1.5 लाख शेयर का करंट मंथ में ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा। नेक्स्ट मंथ में उतना ज्यादा एडिशन नहीं है, बट अगर निफ्टी मूव करेगी तो उसके साथ साथ बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन जो बिल्ट है वो आपको कवर होती हुई दिखेगी। यहाँ पे पॉजिटिव डेटा मुझे ये मिला कि जो कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है, वहां पे पुट ऑप्शन में करंट मंथ में 14,300 की जो पुट ऑप्शन है उसमें हम लोगों ने राइटिंग देख रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ की 14,200 की पुट ऑप्शन है, वहां पे भी 1.5 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। नेक्स्ट मंथ की 14,200 की पुट 450 रुपए के भाव पे है, काफी कॉस्टली पुट्स है। तो मुझे लगता है वहां का जो ओआई एडिशन है वो एक तरीके से सेल का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। अब जो कल के अलावा परसों हम लोगों ने देखा था कि बैंक निफ्टी की 14,000 की कॉल ऑप्शन में काफी तेजी से ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ था, वो करीब 200-225 के रेंज में हो रहा था। तो मुझे लग रहा है कि 14,000 की जो कॉल ऑप्शन है उसमें बाइंग हुई है और करीब 2.5-3 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट परसों ऐड हुआ था। तो यानी ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी बिल्कुल ऊपर मूव करेगी और हो सकता है इस एक्सपायरी में 14,500, 14,600 का आपको एक लेवल दिखा सकती है। ओके, तो पूरा सेटअप पॉजिटिव है। यहां से बजट के लिए जो चुनिंदा सेशंस बचे हुए हैं उसमें शायद आपको अच्छी खासी खरीदारी, अच्छे खासे अपसाइड्स नजर आएंगे। प्रकाश, आपसे जब पिक्स की बात हुई थी तो आपने बजट रिलेटेड एक पिक दिया था ईपीसी इंडस्ट्रीज। हालांकि ईपीसी और जैन इरिगेशन तो मेरे ख्याल से कल बड़े स्मार्टली मूव हुए थे। जब मोदी साहब मध्य प्रदेश गए हुए थे और उन्होंने कहा था कि एग्री सेक्टर के लिए भी मेरे ख्याल से स्टार्टअप इंडिया में मूवमेंट में गुंजाइश है, उसके बाद में देखा था बड़ी अच्छी खरीदारी आती हुई। लेकिन इसके अलावा आज के लिए कोई स्पेसिफिक कॉल्स, प्रकाश, आपकी पिक्स? बिल्कुल आशीष, एक जो है वो कंजम्पशन थीम में से है। लॉयड इलेक्ट्रिक करके कंपनी है, बहुत बढ़िया कैपिटल गुड्स में प्लेयर माना जाता है। मुझे जो चीज इसमें अच्छी लगी वो ये है कि जो बाकी की कंपनीज के कंपैरिजन में आप देखें, जो वर्लपूल और इस टाइप की जो है व्हाइट गुड्स मैन्युफैक्चर, उसमें ये अभी भी वैल्यूएशन तौर पे बड़ा इजीली आपको ये रीजनेबल लेवल पे मिल रहा है। FY16 की जो अगर आप अनुमान लगाएं तो उसका करीब 12.5-13 मल्टीपल पे है। FY17 का लगाए तो वो तो 10 के नीचे आ जाएगा। तो इस लिहाज से ये बहुत रीजनेबली प्राइस है। और ये जो 7th पे कमीशन लोगों के हाथ में जब पैसा आएगा तो मुझे लगता है कि इन चीजों की बिकवाली जो है अच्छी खासी बिकेगी और प्राइस सेंसिटिव होने की वजह से इस ब्रांड को काफी इसमें सपोर्ट मिल सकता है। दूसरा जो पिक है वो सिमिलर थीम मैंने ये किया कि अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें कि जैसे हम देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया का जो बोलबाला है और जिस टाइप का बिजनेस एक्सपेंशन हम उम्मीद कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि अडानी पोर्ट्स एक कंपनी ऐसी रही है जो काफी अपने ऊंचाइयों से नीचे आई है और जो नंबर्स अभी रिसेंटली आए थे वो भी बहुत पॉजिटिव थे। उन्होंने अच्छा खासा इसमें इंप्रूवमेंट दिखाया है और इनका जो 3rd टर्मिनल एक्सपैंड करने की जो बात इन्होंने की है उससे ये लोग ट्रांसशिपमेंट के बिजनेस में आ जाएंगे। ट्रांसशिपमेंट से ये होता है कि आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में माल यहीं शिप में से ट्रांसफर कर सकते हैं और वो एक नोडल रूट बन जाता है जो बाकी के देशों में यहां से सप्लाई जो होनी है लंबे रूट की जगह वो इंडिया से होते हुए जाएगा और उससे अच्छा खासा इनको रेवेन्यू है जो उसमें बढ़त मुझे लगता है मिल जाएगी। तो इसके ऊपर ध्यान दें, ये भी एक बहुत टॉप परफॉर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले बन सकता है। ओके, तो अडानी पोर्ट खरीदें, लॉयड इलेक्ट्रिक खरीदें, ये 2 पिक्स हैं प्रकाश की तरफ से। और इससे पहले ईपीसी इंडस्ट्रीज पर भी प्रकाश तेजी करने की राय दे रहे थे। राकेश कह रहे थे कि हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये 2 2-व्हीलर स्टॉक्स हैं, खरीदे। मैं इनको देख रहा था, अभी 200 डीएमए के ऊपर ये ट्रेड भी कर रहे हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर वो बुलिश है। लेकिन आपकी पिक्स भी जानना चाहूंगा, ये बताइए, आप तेजी करने की राय दे रहे हैं निफ्टी में 7,350 के टारगेट के साथ, बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाने की सलाह है।
कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आप खास तौर पर तेजी करना चाहेंगे? HDFC बैंक में आपकी मैं पिक्स में देख रहा था, किस तरह के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए हम 2 स्टॉक तो मैं पिक के तौर पे बताता हूँ और 3-4 स्टॉक्स ऐसे दिखाऊंगा जिसमें कि आपको शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं। पिक्स के ख्याल से HDFC इसलिए मैं देना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो ओपन इंटरेस्ट 4-5 दिनों में काफी बड़ा था, बट 2-3 दिनों में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, यानी शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं काफी तेजी से और स्टॉक अपने बाउंस से रिकवर करने की सपोर्ट से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। कल भी इनफैक्ट इसमें ओपन इंटरेस्ट कम हुए और शेयर बाउंस कर रहा है ऊपर की तरफ। अगर एक्सपायरी से आप देखेंगे तो केवल 14% का ओपन इंटरेस्ट रह गया, इसमें बिल्टअप करीब 30-35% तक चला गया था। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है 1020 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेटर है, अभी करीब 990 के आसपास क्लोजिंग है, आपको 970 का स्टॉप लॉस रखना है। इसके अलावा दूसरा मैरिको में अगर आप इस पूरे एक्सपायरी में देखेंगे तो इंडेक्स डाउन है करीब 5-6%, मगर मैरिको आप देखिएगा तो करीब 7-8% अभी भी मैरिको अप है, यानी कि डाउन मार्केट में आपको काफी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस मिल रही है और इसमें ओपन इंटरेस्ट का भी एडिशन हम लोग रेगुलर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैरिको में एक तेजी आपको देखने को मिलेगी, करीब ऊपर टारगेट 250 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट होगा मे बी इस एक्सपायरी का, और स्टॉप लॉस हम 224 का रखेंगे। ये 2 स्टॉक तो हमें ध्यान रखना चाहिए एज एग्जैक्ट बाइंग के लिए, बट कुछ 3-4 स्टॉक्स है जिसमें काफी शॉर्ट पोजीशन बनी है जो शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो सकते हैं। उसमें से एक सीमेंस है, सीमेंस में काफी तेजी से ओपन इंटरेस्ट कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट और ओपन इंटरेस्ट बहुत तेजी से घट रहा है, इसका मतलब इसकी शॉर्ट पोजीशन सारी कवर हो रही है। L&T में भी शॉर्ट पोजीशन हम लोग देख रहे हैं कवर हो रही है। इसके अलावा आप वेदांता देख सकते हैं, वेदांता में भी हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपायरी के बाद जो शॉर्ट पोजीशन बनी थी वो सारी कम हो रही है। तो ये 3-4 शेयर में भी आप एज अ शॉर्ट कवरिंग के ख्याल से फोकस कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। हमारे साथ राकेश, प्रकाश, नितिन बने हुए हैं और साथ ब्रेक के बाद एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी भी जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद में खास तौर पे मारुति, जहां पे येन को लेकर कुछ लगातार अपडेट्स आते रहते हैं। नोमुरा तो मान रहा है वीकनेस और बढ़ेगी, तो मारुति पे इंपैक्ट कैसा होगा। मैक्स इंडिया जहां पे बड़ा सौदा हुआ है, प्रमोटर्स ने बेचा है, KKR ने खरीदारी करी है, उस पर क्या कॉल होगा। और एक और स्टॉक जहां पे कल डिलीवरी बेस्ड बाइंग होती हुई नजर आई है वो है तमिलनाडु पेट्रो। इन सब पे कॉल लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त अब हमारे साथ जुड़े हैं एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। मयूरेश, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। इससे पहले मैं स्टॉक स्पेसिफिक आपसे भी बातचीत करूं, पहले तो आपका एंजल ब्रोकिंग का बाजार पे क्या कॉल है? बजट से पहले कुछ मोमेंटम स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा? मॉर्निंग आशीष जी, आई थिंक क्लियरली विल मिरर ग्लोबल मार्केट्स, और जैसे क्रूड की मूवमेंट चल रही है, प्रॉब्ली आई थिंक यू आर सीइंग सम अमाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग इन द मार्केट, बट मुझे लगता है आई थिंक मार्केट्स काफी वॉलेटाइल रहेंगे बाजार तक और कहां ना कहां आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स को मिरर करेंगे। तो क्लियरली आई थिंक वॉलेटिलिटी विल कंटिन्यू, इसलिए एक स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम ऑफ अप्रोच रखना मार्केट में बहुत जरूरी है। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपको रखनी चाहिए। महेश से भी पूछेंगे कुछ ही देर में कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिस पर वो बुलिश है बेरिश है, लेकिन एक स्टॉक जो काफी दबाव दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से वो है देखिए भेल। और भेल के ऊपर जो आज यूबीएस की मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूं वो थोड़ी चिंता में डालने वाली है। 115 से लक्ष्य घटाकर उन्होंने सीधे 70 रुपए कर दिया है। सेल का कॉल तो उनका था ही, उसको वो बरकरार रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि FY 16-18 के लिए जो अपना मार्जिन के एस्टिमेट्स हैं वो 260 बेसिस पॉइंट से 340 बेसिस पॉइंट वो कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल 3 डिजिट में है, लेकिन जो टारगेट्स हैं आशीष वो काफी घबराने वाले हैं। 70 रुपए का टारगेट। प्रकाश, भेल पर आपका क्या व्यू बन रहा है? बहुत नेगेटिव है और ये रिपोर्ट आने के बाद तो एक और भी नेगेटिव व्यू पे कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये सही व्यू है, क्योंकि रीजन ये है कि जो आप ये देखिए कि पावर प्रोडक्शन में जो बढ़त हम देख रहे हैं, जिस वजह से एक उम्मीद कहीं बनी हुई थी हेमंत, वो नाजायज है, क्योंकि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज ज्यादातर प्रोड्यूसर्स की, पावर प्रोड्यूसर्स की, वो कहीं भी 60, 70, 80% से ज्यादा है नहीं। तो अगर अभी भी एक्सपेंशन करना हो तो ये नए OTG बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर तो ऑर्डर करेंगे नहीं। और मुझे लगता है कि जो सोलर पावर का जो जिस टाइप का एक वेव शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं भेल की जो प्रोडक्ट लाइन है उसकी जो वैल्यूएशन है या प्रीमियम उसको जो मिलता था वो कहीं ना कहीं एक जगह घिसता हुआ दिख रहा है। तो मार्जिन नहीं रहेंगे, इनकी ऑर्डर बुक जो है उसको ग्रो करने के लिए
तो बहुत टफ रहेगा और उस लिहाज से ये डाउनग्रेड जो है ये कई लोगों की तरफ से आएंगे और पोर्टफोलियोज में से इसकी निकासी भी दिखेगी। तो भेल गिरेगा तो क्या एलएनटी भी साथ में गिरेगा या दोनों अलग चाल दिखाएंगे? एक पीएसयू है, एक प्राइवेट है, आपका क्या व्यू है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एलएनटी डेफिनेटली हैज अ मोर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। उसमें कई चीजें हैं और खास करके एलएनटी को एक बहुत जो फायदा हो सकता है बजट के बाद मुझे लगता है वो रहेगा रेलवेज और डिफेंस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम जो सुनते आ रहे हैं न्यूज, उसको सपोर्ट करने के लिए जब होता है काम तो उसमें एलएनटी का बहुत अच्छा एक हिस्सेदारी रहती है। इनके कई बिजनेस डिविजन्स हैं और कंस्ट्रक्शन साइड का जो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन जो है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, वहां पे मुझे लगता है एलएनटी को अच्छा खासा एक बढ़त हासिल होगी। तो पावर क्षेत्र से जो मायूसी है वो भेल के ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वो सिर्फ बॉयलर टरबाइन जनरेटर और उसके अलाइड प्रोडक्ट्स देखते हैं। ट्रांसफार्मर्स जो बनाते हैं उनको ये दिक्कत नहीं आएगी, केबल्स बनाते हैं उनको ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बॉयलर टरबाइन जनरेटर वाला जो मामला है वो एक थोड़ा सा गड़बड़ वाला लग रहा है, उस वजह से भेल में ज्यादा नेगेटिव है। ये जो भेल है 280 के लेवल से करेक्ट होकर अब तो ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास खड़ा हुआ है। बहुत सिवियर करेक्शन आया है। कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज गुड एट अ प्राइस, तो कहीं ना कहीं क्या भेल में किसी लेवल पे अट्रैक्टिव होगा या बिल्कुल ही आप इससे दूर रहने वाले हैं? इसमें इंप्रूवमेंट आने में काफी समय लग सकता है अचीज, और मुझे लगता है लोग उसके लिए वेट करेंगे क्योंकि कोई इंप्रूवमेंट जब तक नहीं दिखेगा फॉरवर्ड लुकिंग तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी अट्रैक्टिवनेस रहेगी क्योंकि आपको कई और विकल्प मिल जाएंगे जो इस क्षेत्र के ही हैं और अट्रैक्टिव भी, प्राइस भी अट्रैक्टिवली है अभी। चलिए, तो भेल अभी फिलहाल खरीदना नहीं चाहिए और इस रिपोर्ट के बाद जो यूबीएस की रिपोर्ट है इसके बाद आज देखना होगा भेल कितना टूटता है और पूरे सेक्टर में किस तरह का असर देखने को मिलता है। लेंगे एक ब्रेक के बाद क्विक की बात करेंगे। कल ही लिस्ट हुआ था और आप देखिए पहले ही दिन जिस तरह से खराब खबरों के सिलसिला इसके लिए शुरू हो गया। सेबी में कंप्लेन हुई, 56 करोड़ रुपीस का सर्विस टैक्स का नोटिस इसको मिला। इन्वेस्टर्स ने कंप्लेन करी कि पहले जो इनको शेयर दिए गए थे उसमें गड़बड़ी पाई गई है। इस सब के बाद, इतने बड़े करेक्शन के बाद क्या अब यहां पर खरीदारी करनी चाहिए या और नीचे जाएगा क्विक हील? जी हां, 20% टूटा था पहले ही दिन लिस्टिंग के कल के सत्र में। इस सब पर बात ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान प्रकाश दीवान, राकेश बंसल, मयूरेश और नितिन मुरारका बने हुए हैं और बात कर रहे हैं हम उन स्टॉक्स की जहां पर आज खुलने के साथ साथ एक्शन देखने को मिलेगा। क्विक हील ये था वो स्टॉक ऑफ द डे कल का, 321 का इशू प्राइस था और आप देखिए कल जिस तरह से खराब खबरें आई एक के बाद एक, ये स्टॉक ने दिन के निचले स्तर पर जाकर समाप्ति दी, 21% नीचे गया है। ये बताइए मयूरेश, करीब करीब 11 गुना सब्सक्राइब हुआ था, तो अब और सस्ता हो गया है, ऐसे रीड करना चाहिए या पहले लिस्टिंग के दिन ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सवाल खड़े हो गए हैं और जो नेगेटिव खबर आई है उससे चिंता होगी आपको? कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, क्लियरली आई थिंक जो डेवलपमेंट्स हुए हैं जस्ट लिस्टिंग डे के और उसके जस्ट एक दिन पहले आई थिंक थोड़ी डिस्टर्बिंग है और मार्केट्स को आई थिंक ऐसी अनसर्टेनिटीज बिल्कुल पसंद नहीं आती एंड स्पेसिफिकली इफ इट्स अ न्यू लिस्टिंग। हालांकि आई थिंक जो फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है 16-18% ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस लास्ट 3-4 वर्षों में, अगर हम EBITDA मार्जिन आर मेंटेन एट हाई लेवल, कैश पोजीशन ऑफ अराउंड 107 करोड़ बुक्स पे, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है लगभग 77 करोड़ के, 7 मिलियन कस्टमर्स हैं, 30% मार्केट शेयर है। बट आई थिंक दीज टू इवेंट्स प्रॉब्ली एक ओवरहैंग से बने रहते हैं स्टॉक के ऊपर और ये अनिश्चितता जो रहती है स्टॉक को लेके आई थिंक द इन्वेस्टर्स विल नॉट लाइक दिस। इसलिए आई थिंक स्टॉक को सेटल होने देना चाहिए। आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड नॉट बी गेटिंग इनटू द स्टॉक इन अ हरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मुझे लगता है आई थिंक जो फॉरवर्ड वैल्यूएशंस थे, हालांकि आई थिंक वो सर्टेन एक्सटेंट जस्टिफाइड थे और थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, बट आई थिंक द स्टॉक विल स्टिल रिमेन इन अ वेरी वेरी सॉफ्ट जोन एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स टू से द लीस्ट। ओके, तो कल अगर मैं 11 गुना सब्सक्राइब हुआ था, रिटेल ने तो हाथों हाथ खरीदा था इस IPO को। HNIs ने क्या सब्सक्राइब किया था? 321 रुपए का इशू प्राइस था शायद, तो जो कल जो चोट लगी उसे हील होने में अभी बहुत समय लगने वाला है इस कंपनी में। लेकिन यहाँ पे अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग सेशन पर नजर डालेंगे। ध्यान रखें आज करेंसी मार्केट्स बंद हैं, हेमंत हाईलाइट कर चुके हैं, तो रुपए की ओपनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे पहला सौदा और देखेंगे किस तरह के इंडिकेटिव मूव्स इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है।